नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में। चाहे आप वनडे एग्जाम से लेकर के यूपीएससी एग्जाम तक की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और इतिहास को हम लोग एकदम जीरो से पढ़ेंगे। आप इतिहास बिल्कुल नहीं जानते होंगे, फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा दावे और पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बस आप मात्र एक वीडियो मेरा देखिए, इतिहास में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसी विश्वास के साथ अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। देखिएगा, इतिहास दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति धन हास। इति का अर्थ होता है ऐसा और हास का अर्थ होता है हुआ, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा हुआ। लैटिन भाषा हिस्टोरिका शब्द का हिंदी जो रूपांतरण है वो क्या है? इतिहास है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। हिस्टोरी शब्द देखिएगा, बार बार आप सुने होंगे। जो हिस्टोरी शब्द है, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में हिस्टोरिका में क्या किया था? सर्वप्रथम दिया था। इसका अर्थ क्या होता है? पूछताछ, खोजबीन, अनुसंधान, सूचना आदि के जरिए प्राप्त ज्ञान। विश्व संदर्भ में इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। यह लाइन आप याद रखिएगा, विश्व संदर्भ में इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय मनीषियों ने इतिहास को तीसरी आंख और पांचवी वेद कहा है। अब देखिएगा, एक एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है। अगर आप इतिहास के विषय में थोड़ा भी जानते होंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक एक लाइन में क्वेश्चन छिपा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। इतिहास मानव विकास की कहानी एवं इसकी तकनीकी विकास का एक लंबा सिलसिला है और यह अनगढ़ औजारों से शुरू होकर आज की साइबर क्रांति तक पहुंच चुका है और आगे भी जारी है। वर्तमान संघर्षमय है, भविष्य अंधकारमय है और आत्मसंतोष के लिए ही अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास है। प्राचीन भारतीय इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला क्या है दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। यह तीन भागों में विभाजित हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, इसका क्या है? कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। और आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका लिखित साक्ष्य तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट आपका ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके क्या है? पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य दोनों क्या है? उपलब्ध हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों को पढ़ेंगे। साथ साथ हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण को भी पढ़ेंगे। इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास की प्रमुख स्रोत क्या क्या है? पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है और विदेशी यात्रियों के विवरण है। इसी के माध्यम से हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में जान सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पुरातात्विक सामग्री प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक स्थलों का क्या करना पड़ता है? तो यानी अन्वेषण या खोज करनी पड़ती है। इसके पश्चात उस स्थल का क्या करना पड़ता है? उत्खनन यानी खुदाई करने से क्या होता है? जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसी के अध्ययन से प्राचीन संस्कृति के बारे में हम पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुरातात्विक स्रोत के विषय में। तो देखेंगे, पुरातात्विक स्रोतों से प्राचीन इतिहास की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते क्या क्या है? तो देखिएगा, अभिलेख आता है, स्मारक या भवन आते हैं, सिक्के आते हैं, मूर्तियाँ, चित्रकला और मुहरे आते हैं। ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभिलेख के विषय में। अभिलेख के विषय में देखेंगे। अभिलेख प्राचीन भारत के अधिकांश शिलालेख, माफ करिएगा, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस पर? शिलाओं पर, शिलाओं यानी पत्थरों पर, स्तंभों यानी पिलरों पर, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर क्या है? उत्कीर्ण है। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के, सबसे जो प्राचीन अभिलेख कहाँ पे है? तो मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। इन पर क्या क्या है? तो इन पर वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के नाम मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ के हैं और इन पर
किन किन देवताओं के नाम मिलते हैं, या तीन ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछा जाएगा इस पर किस देवता के नाम नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो नासत्व के नाम मिलते हैं और इनसे क्या होता है, ऋग्वेद की तिथि की ज्ञात करने में क्या होती है, मदद मिलती है। भारत में जो है सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं, तो अशोक के हैं, और अशोक मौर्य वंश के शासकों में से एक है जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। D.R. भंडारकर ने क्या किया था, केवल अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास को लिखने का सफल प्रयास किया है। नेक्स्ट देखिएगा, अशोक के जो अभिलेख हैं किस में मिले हैं, किस किस भाषा में, तो ब्राह्मी में, खरोष्ठी में, यूनानी तथा अरामाइक लिपियों में मिले हैं। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उडैगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय, यह उपाधि आपसे पूछी जाती है कि किस मौर्य शासक ने देवानाम प्रिय यानी देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, इसका अर्थ होता है दोस्तों देवताओं का प्यारा, देवों का प्यारा अशोक कहा गया है। अशोक का जो शिलालेख है सर्वप्रथम उसको किसने पढ़ा था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिएगा, सर्वप्रथम 1837 में, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 1750 में क्या हुआ था, 1750 में टी फैंथलर ने क्या किया था, अशोक के अभिलेखों को खोजा था। देखिएगा, ये अशोक के अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में लिखित, और ये कौन है, तो जेम्स प्रिंसेप ने है। यही जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। आगे देखेंगे, अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियाँ का अर्थ होता है दोस्तों प्रशंसा, मिली हैं जिनके दरबारी कवियों अथवा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिले हैं। इनसे संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती हैं, जिनमें क्या है, प्रमुख है। तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ये आप अशोक को देख पा रहे हैं, इनकी क्या है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में क्या है, राजभाषा लिखा हुआ है। देखेंगे हम लोग जो प्राचीन काल में क्या है अभिलेख मिले हैं वो किस शासक से संबंधित है और उसका विषय वस्तु क्या है। तो सबसे पहला अभिलेख है दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख यह खारवेल से शासक, जो खारवेल शासक है, चेदी शासक खारवेल, उसी से संबंधित है। और इसमें मिलते हैं क्या, तो खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। माफ करिएगा। नेक्स्ट है आपका जूनागढ़ अभिलेख। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। यह किस शासक से संबंधित है, तो शक शासक। ये कौन सा शासक है, तो शक शासक रुद्रदामन से संबंधित है। और जो खारवेल है वो किससे संबंधित है, तो चेदी शासक से संबंधित है। तो शक शासक रुद्रदामन से संबंधित है। और इसमें रुद्रदामन की क्या है, विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे पहला कौन सा ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में है, तो जूनागढ़ अभिलेख। इसकी भाषा क्या है, तो इसकी जो भाषा है क्या है, संस्कृत में लिखा हुआ है। और यहीं से इसी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पौत्र अशोक के विषय में जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख दोस्तों गौतमी बलश्री से संबंधित है। सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण गौतमी पुत्र सातकर्णी से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आपका अभिलेख है प्रयाग स्तंभलेख। यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त की विजय एवं नीतियों का पूरा इसमें क्या हुआ है, विवरण मिलता है। और समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि कौन था, दरबारी कवि या मंत्री कौन था, युद्ध मंत्री, तो हरिसेन था। हरिसेन ने क्या किया था, इसी अभिलेख को क्या किया था, लिखा था। जब कहाँ पे, प्रयाग स्तंभलेख में, यानी प्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट अगला है आपका ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध के विवरण इसमें क्या मिलते हैं। अगला आपका है भीतरी स्तंभलेख। यह किससे संबंधित है, तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। और इसमें मिलता है क्या, तो इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। और इसी भीतरी स्तंभलेख में स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को पराजित किए जाने का उल्लेख भी मिलता है। अगला आपका अभिलेख जो है मंदसौर अभिलेख। जो मंदसौर अभिलेख है वो मालवा नरेश यशोवर्मन से क्या है, संबंधित है। और सैनिक उपलब्धियों का इसमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट और अंतिम है आपका बांसखेड़ा अभिलेख। हर्षवर्धन से संबंधित है। हर्षकालीन प्रशासन एवं
पदाधिकारियों के बारे में वर्णन इसमें किया गया है। ये तो रहा हम लोग का क्या है, ये तो रहा हम लोग पुरातात्विक स्रोत को हम लोग कवर किए हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में देखिएगा क्या क्या जानकारी मिलती है आपको। तो देखेंगे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य क्या क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति आदि आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेद को। तो देखिएगा वेद दोस्तों, वेद जो शब्द है संस्कृत के विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। विद का अर्थ क्या होता है, या वेद का अर्थ क्या होता है, जानना। भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों का संकलनकर्ता, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। साथ ही वेदों को अपौरुषेय यानी अर्थात देवकृत माना गया है, यानी देवताओं द्वारा रचित माना गया है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान एकमात्र स्रोत क्या है, वेद ही हैं। वेदों की संख्या 4 है, नोट लगा लीजिएगा। आपको पता होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता होगा तो आपके जानकारी के लिए वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहला वेद है आपका ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। नेक्स्ट है आपका बौद्ध साहित्य। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है और बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक जो है सबसे महत्वपूर्ण है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में जो है त्रिपिटक हैं, क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। देखेंगे आप लोग त्रिपिटक बुद्ध के शिक्षाओं का क्या है, संकलन है। नोट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जो त्रिपिटक है बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन है और इनमें क्या है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो त्रिपिटक है 3 भागों में क्या है, विभाजित है। पहला है आपका विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। विनय पिटक में देखिएगा क्या मिलते हैं, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से रहता है। विनय पिटक में देखिएगा संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का क्या है, संग्रह है। सूत्र पिटक में क्या मिलता है, तो सूत्र पिटक में दोस्तों धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। वहीं अभिधम पिटक में हमें दार्शनिक सिद्धांतों का क्या संग्रह मिलता है। हम लोग ऊपर पढ़े बौद्ध साहित्य के विषय में, अब हम लोग का पढ़ने जा रहे हैं जैन साहित्य के विषय में। देखिएगा जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण आदि का है, प्रमुख है। नेक्स्ट देखेंगे जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास क्या है, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है। कल्पसूत्र जो है भद्रबाहु की क्या है, रचना है, जिसकी प्रमुख साहित्यिक रचना देखेंगे हम लोग। प्रमुख साहित्यिक रचनाएं ऊपर हम लोग क्या देखे थे, ऊपर हम लोग पढ़े थे अभिलेखों के विषय में, कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, उसमें उसकी विषय वस्तु क्या है। और यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला रचना है अष्टाध्यायी। सबसे पहला रचना है अष्टाध्यायी। इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार दोस्तों पाणिनि है। और इसका विषय वस्तु क्या है, तो जो अष्टाध्यायी है क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट है आपका मुद्रा रचस। मुद्रा रचस किसने लिखा है, तो विशाख दत्त ने लिखा है। और इसी विशाख दत्त की एक और रचना है जिसका नाम हमें मिलता है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, जिसके विषय में हम लोग आगे जब गुप्तवंश पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। और मुद्रा रचस में हमें क्या मिलती है, तो मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। गुप्त काल में भी हम लोग पढ़ेंगे देवी चंद्रगुप्तम के विषय में। अगला देखिएगा महाभाष्य। महाभाष्य किसकी रचना है, तो महाभाष्य दोस्तों पतंजलि की रचना है।
और यह पुष्यमित्र शुंग से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आपका है कथा सार सरित सागर। यह किसकी रचना है, तो सोमदेव की रचना है। और इस कथा सार सरित सागर में, माफ करिएगा, कथा सरित सागर में मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आपका बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की रचना है और इसमें भी मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अर्थशास्त्र, इसकी विषय वस्तु क्या है, राजनीति है। और अर्थशास्त्र जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और किसकी रचना है, तो कौटिल्य की रचना है और मौर्य काल के बारे में प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट है आपका नीतिसार। नीतिसार दोस्तों कामंदक की रचना है और गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रभाव पड़ता है इससे। नेक्स्ट आपका मालविकाग्निमित्रम, यह कालिदास की रचना है और शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास की और भी रचनाएं हैं, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम ये किसकी रचना है, शूद्रक की रचना है। गुप्तकालीन समाज का इसमें वर्णन मिलता है, गुप्तकालीन समाज का वर्णन मिलता है। और मृच्छकटिकम का अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। अगला है आपका हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखा है, तो वाणभट्ट ने लिखा है, न कि हर्ष ने लिखा है। हर्षचरित किसने लिखा है, तो वाणभट्ट ने लिखा है, न कि हर्ष ने लिखा है। वाणभट्ट को याद रखेंगे आप लोग। हर्षचरित में हमें मिलता है हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन, हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। हर्ष ने भी 3 नाटकों का रचना किया है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग रामचरित। रामचरित दोस्तों संध्याकर नंदी की रचना है और बंगाल के शासक रामपाल की जीवन गाथा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो यह चंद्रबरदाई की रचना है और पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज चौहान के विषय में आप लोग जानते होंगे, 1191 में इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। लेकिन 1 साल बाद 1192 में क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। और इसी पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन है, तो चंद्रबरदाई हैं, जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। नेक्स्ट देखिएगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी दोस्तों कल्हड़ की रचना है और कश्मीर के राजवंशों का क्रमबद्ध जानकारी मिलती है राजतरंगिणी से। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य यानी विदेशी यात्रियों के विवरण। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विदेशी साहित्य यानी विदेशी यात्रियों के विवरण। देखिएगा प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी साहित्य के अंतर्गत यूनान, रोम, चीन तथा अरब देशों से आए यात्रियों द्वारा प्राप्त विवरणों को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं यूनान एवं रोम के यात्रियों का विवरण। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं यूनान एवं रोम के यात्रियों का विवरण। देखेंगे यूनान के प्राचीन लेखकों में टेरियस और हेरोडोटस के नाम क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। और हेरोडोटस कौन है, तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और उसने क्या किया था, 5वीं सदी ईस्वी में, 5वीं सदी ईसा पूर्व, माफ करिएगा, हिस्टोरिका की रचना की थी। इसमें भारत फारस के संबंधों का क्या हुआ है, विवरण दिया गया है। आप हेरोडोटस को देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखेंगे सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? नियार्कस, ओनेक्रिटिसियस और अरिस्टोबुलस। आगे देखिएगा सिकंदर के पश्चात के लेखकों में, पश्चात यानी बाद के लेखकों में 3 राजदूतों का उल्लेख है। सबसे पहला कौन है, मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम दोस्तों मिलता है इंडिका। अगला है डाइमेकस और नेक्स्ट है डायनीसियस। यह आने वाले जब मौर्य काल हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन लोगों के विषय में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप लोग सिकंदर को देख पा रहे होंगे। अगला है आपका मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और उसने इंडिका नामक पुस्तक की क्या की थी, रचना की थी, जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है।
और इंडिका का जो अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1876 ईस्वी में मैकटिंडल महोदय के द्वारा इंडिका ऑफ एरियन नाम से किया गया था। नेक्स्ट है आपका इंडिका में मौर्य युगीन। इंडिका में जानकारी क्या मिलती है, तो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चीन यात्रियों का विवरण। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, यूनानी अथवा रोम, यूनानी या रोम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चीनी यात्रियों के विवरण के विषय में हम लोग कैसे जानकारी ले सकते हैं प्राचीन इतिहास के विषय में। तो देखिएगा सबसे पहला है फाहियान या फुक्सियान। फाहियान या फुक्सियान, जो फाहियान है जब 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति, आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाला है। जेम्स लेगे ने क्या किया था, 1886 में फाहियान के यात्रा विवरण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आप याद रख सकते हैं कि जेम्स लेगे ने क्या किया था, 1886 में फाहियान के यात्रा विवरण को अंग्रेजी में क्या किया था, अनुवाद किया था। फाहियान इसकी एक रचना है जिसका नाम हमें मिलता है दोस्तों फोक्यूकी। अगला जो है कौन चीनी यात्री है, तो नेक्स्ट है आपका वेनसांग। यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में क्या हुआ था, भारत आया था। इसकी रचना का क्या नाम है, सीयूकी। थोड़ा सा कट गया है, हर्षवर्धन को दिखाने का माफ करिएगा, वेनसांग को हमने दिखाने का प्रयास किया है, सीयूकी। इसकी रचना का क्या नाम है, सीयूकी। और फाहियान के रचना का क्या नाम है, फोक्यूकी। इसकी यात्रा विवरण को क्या हुआ था, 1884 में सैमुअल बील ने क्या किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट चीनी यात्री है इत्सिंग को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इत्सिंग क्या हुआ था, यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, इसको बनवाया किसने था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसे निर्माण करवाया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसको कौन बनवाया था, तो पाल शासक धर्मपाल ने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। अपने समय के भारत का क्या किया है, विवरण दिया है। अगला देखिएगा मातवान लीन। लोग तो जानते हैं, मतलब सभी लोग जानते हैं वेनसांग, फाहियान और इत्सिंग के विषय में, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं मातवान लीन के विषय में। इसने क्या किया था, ये भी एक चीनी यात्री है। ये क्या हुआ था, हर्ष के पूर्वी अभियान एवं चाओजुकुआ ने क्या हुआ था, चोलकालीन इतिहास पर क्या हुआ है, प्रकाश डाला है। हम लोग देख लिए यूनान भी देख लिए हम लोग, यूनान अथवा रोम, चीन। अब हम लोग देख रहे हैं अरबी यात्रियों के विवरण। सबसे पहले हैं अलबरूनी। आप अलबरूनी को देख पा रहे होंगे। यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अलबरूनी ने किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति मतलब इसकी रचना क्या है, तो तहकीक के हिंद, इसी को क्या बोलते हैं, किताबुल हिंद, यानी भारत की खोज की रचना की थी और आज भी इतिहासकारों के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में तहकीक के हिंद का क्या हुआ था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है आपका अरबी लेखों में कौन कौन है, अलबरूनी के अतिरिक्त, मतलब अलबरूनी के अलावा कौन कौन है, अल बिलादुरी, सुलेमान, हसन निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन, इब्न बतूता आदि प्रमुख हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं किसको, इब्न बतूता का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इब्न बतूता से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा इब्न बतूता जो है दोस्तों मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो मोरक्को का निवासी था। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत क्या है, यात्रा वृत्तांत क्या है, रेहला है। यानी इसके पुस्तक का नाम, इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या है, किताबुल रेहला है। ये आपसे पूछा जाता है। प्रमुख है जो अरबी भाषा में रचित है, या किस भाषा में है, तो अरबी भाषा में। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में विस्तृत तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। जो इब्न बतूता है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था।
मोहम्मद बिन तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, दिल्ली के काजी के पद पर इसे नियुक्त किया था और बाद में उसे अपना राजदूत भी बनाया और उसे चीन में भेजा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर कर लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में हम लोग जाने। तो यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है, ये हमारा पहला वीडियो है। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे एकदम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, भारत की आज़ादी यानी 1947 तक के इतिहास को पढ़ेंगे और काफ़ी टाइम देंगे हम लोग, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और हमारा अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों प्रागैतिहासिक काल एवं आदि इतिहास। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से पूरा टॉपिक हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, A to Z पूरा जीएस हम आपको कंप्लीट कराएंगे। चाहे आप वनडे एग्जाम से लेकर के यूपीएससी एग्जाम तक की तैयारी कर रहे होंगे तो हर वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।